Hello everyone, welcome to Exod Education. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting topic which is about basic mathematics. ये बेसिकली हमारा मैथमेटिक्स टूल है जो हमारे फिजिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब ये जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम मैथ से रिलेटेड उन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक्स फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली यूज होते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई टॉपिक भी जब हम सॉल्व करते हैं, उस टाइम ये सारे के सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला टॉपिक हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तीसरा टॉपिक है इंटीग्रेशन। चौथा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप। पांचवा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। और छठा टॉपिक है कुछ बेसिक ग्राफ्स और कुछ शेप्स के बारे में, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सभी शेप के बारे में। तो ये 6 टॉपिक हमारे बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज का जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो आज पहला सेशन है, इस सेशन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को समझने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री के उस पार्ट को समझेंगे जिस पार्ट का फिजिक्स के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आपके पास मैथ्स है तब तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, लेकिन बायो वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स टूल की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें फिजिक्स के अंदर। तो आज के सेशन में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया आपको क्या करना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा सबसे पहला सेशन है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है? एंगल। अब एंगल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखो, एंगल की बात तो बचपन से ही करते हैं, एंगल बहुत ज्यादा हमने एंगल के बारे में सुना है। तो एंगल होता क्या है? एक छोटी सी बात बताता हूं। एंगल होता है अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कोई भी बॉडी कितना रोटेट कर रही है, कितना रिवॉल्व कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, अभी इनिशियली पेन यहां पे है क्या, अब यहां से इस तरीके से रोटेट कर गया, तो ये कितना रोटेट किया? अब ये यहां था, अब इतना रोटेट कर गया। तो जितना ये रोटेट कर रहा है ना, ये इसका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग में कोई लाइन यहां पे ए बी थी, अब ये ए बी लाइन रोटेट करके कहां चली गई? सी पॉइंट पे यहां चली गई। तो इतना ये रोटेट किया करा इसने, तो ये जो इसका रोटेशन है इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो एंगल समझ में आ गया क्या? जैसे मान लो अभी कोई लाइन यहां पे, अब ये लाइन रोटेट करके यहां पहुंच गई, इस तरीके से यहां पहुंच गई, तो इतना रोटेट करा इसने, तो इस पार्ट को तुम क्या कहोगे? मान लो यहां पे एंगल थीटा बना, तो थीटा इज एंगल। क्लियर? तो एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करूं तो बेसिकली एंगल के 2 टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। अब उसको भी समझते हैं। देखो पॉजिटिव एंगल क्या होता है? तो भाई पॉजिटिव एंगल तब होगा जब कोई भी लाइन अपने बिल्कुल इनिशियल जो उसका पोजीशन होगा उससे ऊपर की तरफ मूव करे। कहां? ऊपर की तरफ। और अगर अपने इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल। लेकिन इसे ऊपर नीचे से याद करने से बेटर क्या होगा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर ये डायरेक्शन है कोई, तो ये डायरेक्शन तुम क्या कहोगे? एंटी क्लॉकवाइज। और कोई इस डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसे तुम क्या कहोगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होता है जिस डायरेक्शन में हमारी जो घड़ी की सुई होती है वो घूमती है, उसे क्लॉकवाइज। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लियर? तो अब यहां पे एक छोटी सी बात अगर मैं समझाऊं तुम्हें, तो देखो क्या है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये लाइन इस तरीके से रोटेट करता हुआ इधर चला गया,
तो इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ऑब्वियसली ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी बॉडी का रोटेशन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो कैसा एंगल बनाएगी भाई, वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म करती है। क्लियर? लेकिन अगर किसी बॉडी का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, जैसे ये देखो, ये इनिशियल लाइन हमारा ये था क्या, अब ये यहां से ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो कैसा एंगल फॉर्म कर रही है, तो वो फॉर्म कर रही है भाई नेगेटिव एंगल। बात आ गई समझ में? तो एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी अब एंगल को मेजर करना सीखेंगे। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल में कई सारे सिस्टम होते हैं। जो हमारा सबसे पहला सिस्टम होता है वो होता है हमारा डिग्री सिस्टम, जो बचपन से तुम लोग सुनते आए हो ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उसको कहते हैं सेक्सासेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में समझेंगे। तो देखो, बेसिक आइडिया तुम्हें पता ही होगा कि वन राइट एंगल, एक राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। टू राइट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली ये जो तुम्हारा सबसे पहला सिस्टम है, इसके अंदर हम डिग्री सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ चीजें और समझने हैं तुम्हें। क्या, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। मिनट का सिंबल ये होता है, अगर मुझे 2 मिनट लिखना है तो 2 के ऊपर डैश लगा दूंगा, तो इसका मतलब है 2 मिनट। ये मिनट का सिंबल होता है, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड का सिंबल होता है 2 बार डैश लगा, डबल डैश, तो इसका मतलब हो गया 2 सेकंड। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, मिनट और सेकंड का। तो यहां पे 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है, तो मुझे ये बता सकते हो क्या कि 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री होंगे? तो भाई 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री होगा क्या? सिंपल बेसिक मैथ्स लगाया मैंने यहां पे। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। 60 को हमने दूसरी तरफ भेजा, हाँ, तो इधर ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। क्लियर? अब मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। मैंने कहा मेरे पास में 2 डिग्री है, 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो तुम्हें पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 2 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 2 इंटू 60, यानी कि 120 मिनट। क्लियर? अब मैंने कहा 5 डिग्री में बताओ कितने मिनट होते हैं, तो तुम कहोगे 5 इंटू 60, तो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा भाई, 300 मिनट। क्लियर? बात आई समझ में? तो हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, अब मैंने तुम्हें कुछ और चीजें दे दी, उल्टी चीज दे दी। मैंने कहा कि ये 5 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहां पे इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से देखो। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, तो 5 मिनट इज इक्वल्स टू क्या, 5 इंटू 1/60 कर दो। है, इजी है भाई। 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री है, तो 5 मिनट के लिए क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/60 से। तो 5 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ जाएगा भाई, 12। तो 1/12 डिग्री, यानी 5 मिनट में कितने डिग्री हो गए, 1/12 डिग्री हो गए। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये चीजें ध्यान रखना है यहां पे। चलो, अब यहां पे ये बेसिक बात तो तुम्हें पता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसको भी समझ लो। 1 मिनट में क्या हो गया भाई, 60 सेकंड होते हैं ना। चलो, इसको यहां समझते हैं दूसरे पेज में। देखो यहां 1 डिग्री में 60 मिनट, ओके, 1 मिनट में 60 सेकंड। अब मैं तुमसे कह रहा हूं भाई कि ये जो सेकंड है, इसका भी डिग्री के साथ रिलेशन बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। अब यहां जरा ध्यान से सुनना कि अगर मैं तुमसे कहूं 1 मिनट में कितने डिग्री, तो तुम कहोगे 1/60 डिग्री, है ना भाई, 1/60 डिग्री। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री भाई, तो ये वाले 60 को दूसरी तरफ खिसका दो,
तो 1/60 इंटू 60 डिग्री। क्लियर? तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री हो गए? 1/3600 यानी 1/3600 डिग्री। क्लियर? एक मिनट में कितने डिग्री? 1/60 और एक सेकंड में कितने डिग्री? 1/60 इंटू 60 यानी 3600 यानी 1/3600। अब बहुत ही बेसिक बात, अब मैंने तुमसे कहा बताओ 5 सेकंड में कितने डिग्री होती है, तो तुम क्या करोगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/60 इंटू 60 या डायरेक्टली 3600 से। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है, डिवाइड करना भी आता है। करो सॉल्व। 12 हो गया। आप सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसे डिग्री में लिख दो। तो इस तरीके से आप मिनट को या सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो आ गया क्या? मिनट और डिग्री को सेकंड और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम आता है, अभी हमने क्या पढ़ा? डिग्री सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम आता है इसे कहते हैं सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम। अब इस सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। 180 डिग्री को माना जाता है पाई रेडियन। क्या माना जाता है? पाई रेडियन। जैसे डिग्री एक मेजरमेंट का तरीका था एंगल का, वैसे रेडियन भी है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये चीज ध्यान रखना है। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो पाई रेडियन होते हैं। तो 360 में कितने हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली 2 पाई हो जाएंगे, है ना? तो अगर 90 की बात करूं, 90 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे? तो 180 डिग्री में पाई है, तो हमने 180 का आधा कर दिया 90, तो पाई का आधा कितना हो जाएगा? पाई/2 रेडियन। ठीक है? अब फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटी आगे हम पढ़ने वाले हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी में जो एंगल लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं। ठीक है? अभी उसे भी समझते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम का मतलब रेडियन मेजरमेंट होता है। अच्छा, एक रिलेशन है उसे भी समझ लो यहां पे। जैसे मान लो कि कोई सर्कल, ठीक है, मान लो कि ये सर्कल है और ये सेंटर, ये क्या हुआ? रेडियस। ये भी क्या हुआ? रेडियस। आर माना मैंने। यहां पे सेंटर पे एंगल बना थीटा, और ये जो आर्क दिख रहा आर्क, इस आर्क की लेंथ को मैंने कहा एल। तो एक रिलेशन होता है जिसे ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, यानी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क एल एंड द रेडियस। तो यहां से चाहो तो तुम एल इक्वल्स टू क्या कर सकते हो? थीटा इंटू। तो ये छोटा सा रिलेशन ध्यान रखना। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट है हमारा क्या? डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। इसको भी समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें समझो। कई बार क्वांटिटी तुम्हें डिग्री में गिवन होगी और कहेगा रेडियन में कन्वर्ट कर दो, और कई बार क्वांटिटी किस में गिवन होगी? रेडियन में गिवन होगी और कहेगा डिग्री में कन्वर्ट कर दो। यानी इन दोनों का ना आपस में क्या होता है? कन्वर्जन होता है। अब वो कन्वर्जन करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर तुम्हारे पास रेडियन, क्या है? रेडियन, और तुम्हें रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो उस रेडियन को? 180 अपॉन पाई से। और अगर मान लो तुम्हारे पास डिग्री है और डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई अपॉन 180 से। क्लियर? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, यहां समझते हैं, ध्यान से समझना थोड़ा। ये देखो यहां पे मान लो मैंने कहा कि डिग्री है और डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है भाई? रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? अब मुझे ये बताओ 180 डिग्री में कितने रेडियन? पाई रेडियन। ठीक है? 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाई 180, है ना? 180 उधर भेज देंगे, तो 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे? तो पाई बाई 180 गुने में 2। इसी तरीके से 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री में यहां लिख रहा हूं, वहां दिखेगा नहीं। 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे? पाई बाई 180 गुने में 3। 4 डिग्री में कितने हो जाएंगे? पाई बाई 180 गुने में 4। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी है डिग्री में और उसे तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई बाई 180 से। जैसे यहां पे क्या था? 3 डिग्री था, इसे रेडियन में बदलना है,
तो मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 180 से। यहाँ पे क्या था 2 डिग्री और मुझे किस में बदलना है, रेडियन में, तो मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 180 से। क्लियर। तो डिग्री टू रेडियन अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, यहां लिखता हूं मैं, डिग्री से किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई बाई 180 और इंटू में क्या, इंटू में वो डिग्री मेजर, जिस भी डिग्री को तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है उसका मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब इसका उल्टा, अब अगर तुम्हें रेडियन दिया हो और तुमसे कहे कन्वर्ट कर दो किसमें, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अब यहां पे तुम क्या करोगे भाई, जैसे मुझे ये पता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। क्लियर। तो अब 2 रेडियन की अगर मैं बात करूं तो 2 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 अपॉन पाई इंटू 2। क्लियर। अब इसी तरीके से 3 रेडियन की अगर मैं बात करूं तो क्या करोगे, 3 रेडियन को मैं कह रहा हूं डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो 180 अपॉन पाई को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। यानी कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, जैसे 2 रेडियन को कन्वर्ट करना था तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 180 अपॉन पाई से। 3 रेडियन को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 180 अपॉन पाई से। क्लियर। चलो अब छोटी सी बात यहां समझते हैं, क्या है ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला मिल गया हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का, क्या, 180 पाई बाई 180 इंटू में डिग्री मेजर। इसी तरीके से अगर कोई चीज रेडियन में है और उसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो उसका भी फॉर्मूला मिल चुका है, क्या, 180 अपॉन पाई गुने में रेडियन मेजर। 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन मेजर। तो फॉर्मूला ध्यान हो गया दोनों का कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई। ये ध्यान रखना। देखो अगर तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाली चीज ऊपर यानी पाई ऊपर, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाली चीज ऊपर यानी 180 ऊपर। ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज और इसमें नोट करके कहीं याद रखना भाई, क्या याद रखना है कि जब तुम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियन का मतलब ही है कि वो वैल्यू किस में आनी चाहिए, पाई में आनी चाहिए। ठीक है। तो यहां पे डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। लेकिन अगर तुम्हें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वहां पे पाई की वैल्यू तुम्हें पुट करनी पड़ेगी। पाई रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वहां पे तुम्हें उस पाई को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो रेडियन टू डिग्री के लिए क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पुट द वैल्यू ऑफ पाई कितना, 22/7। क्लियर है। तो ये दो छोटी छोटी बातें तुम्हें याद। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे टर्म देता हूं जो सॉल्व करके मुझे बताओ। मैंने कहा 30 डिग्री है, 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो, रेडियन में। 60 डिग्री को रेडियन में। फिर उसके बाद 90 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो भाई 30 डिग्री है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो जिस चीज में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाली चीज ऊपर, नीचे 180 और इंटू में डिग्री मेजर कितना है, 30। अब 0 से 0 को उड़ा दो, 3 से 80 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, पाई बाई 6। यानी 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। यानी अब हम 30 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्लियर। 30 क्या है, डिग्री मेजर, और पाई बाई 6 रेडियन मेजर में। क्लियर। इसी तरीके से 45 के लिए क्या करोगे, पाई बाई 180 इंटू 45, और 45 से 180 कितनी बार में उड़ेगा, 4 बार में। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। इसी तरीके से 60 डिग्री को उड़ा दो, पाई बाई 180 इंटू में 60, तो इसको उड़ा दो, कितना आ गया, 3। तो क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया। सिमिलरली 90 डिग्री को उड़ाओ, पाई बाई 180 गुने में व्हाट, 90, पाई बाई 2।
क्लियर। तो 90 डिग्री इसका रेडियन कितना हो गया पाई बाई 2, 60 डिग्री रेडियन में कितना हो गया पाई बाई 3, 45 डिग्री क्या हो गया पाई बाई 4 और 30 डिग्री क्या हो गया पाई बाई 6। तो अब अगर मुझे कहीं 30 डिग्री लिखना हो, मैंने कहा एक एंगल बन रहा है पाई बाई 6 का, तो हम समझ जाएंगे पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। मैंने कहा एक एंगल बन रहा है पाई बाई 4 का, तो हम समझ जाएंगे क्या है भाई पाई 45 डिग्री। अब जैसे तुम लोग ये ध्यान रखते थे है ना, वैल्यू ध्यान रखते थे, tan 45 की वैल्यू कितनी होती थी 1। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे tan पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1, है ना। डिग्री की जगह हम रेडियन मेजर यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री हम कन्वर्ट करते हैं, क्लियर हुआ। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब आते हैं एंगल, हमने मेजर करना सीख लिया, एंगल क्या होता है ये भी जान लिया, उसके टाइप भी देख लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो प्योरली क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की अगर मैं बात करूं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है साइन एक्स, एक क्या होता है कॉस एक्स, एक क्या होता है टेन एक्स, एक क्या होता है कॉसेक एक्स, एक क्या होता है सेक एक्स, एक क्या होता है कॉट एक्स। होता है क्या, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं या 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पे साइन एक्स लिखा है, तो ये जो एक्स होता है ये होता है एंगल। यहां पे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन एक्स मैंने लिखा है, तुम चाहो साइन थीटा लिख दो, साइन ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री तुम यहां पे पुट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां जो भी पार्ट लिखा होगा ना साइन के बाद, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अकेला साइन मत लिख देना, अकेला साइन लिखोगे इसके आगे तुमने कुछ एंगल मेंशन नहीं करा ना, तो ये इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं होगा। ये इंग्लिश का एक वर्ड बन के रह जाएगा पाप, यानी कि पाप हो जाएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्लियर। तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी लिखो उसके साथ एंगल लिखना जरूरी है। साइन के साथ एक्स या थीटा, ए बी सी कोई भी एंगल इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। अब कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट, जो हमसे गलतियां होती है उसको ध्यान दो। जैसे मैंने यहां लिखा 2 साइन एक्स अपॉन 2, तो गलती क्या होती है ध्यान दो, ये एक्स अपॉन 2 क्या है, पूरा का पूरा एक एंगल। साइन के बाद कुछ भी लिखा हो वो एंगल का पार्ट हो जाता है, और साइन के पहले जो लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है वो, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक भाई। 2 हमारा क्या है एंगल, और 2 क्या है भाई हमारा एक कांस्टेंट टर्म। अब देखो गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि इस 2 से इस 2 को हम कभी कभी उड़ा देते हैं, जो कि गलत है। गलत ये है कि ये एंगल है और ये कांस्टेंट है, तो एंगल का कभी भी कांस्टेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं यहां पे टर्म, मान लो मैंने कहा 2 साइन पाई बाई 2, तो अगर इस 2 से 2 को तुमने उड़ा दिया तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 है एंगल और जो 2 लिखा हुआ है वो क्या है एक कांस्टेंट टर्म, तो तुम एंगल से कांस्टेंट टर्म को उड़ा नहीं सकते हो, क्लियर। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है उसको ध्यान रखना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते ही हमें कुछ टर्म्स मिलते हैं राइट साइड। अब इसको भी समझ लो, यहां समझो, ये मैंने यहां पे क्वाड्रेंट बना दिया। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ यानी चौथा क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी लाइन एंगल बना रही है तो ऑब्वियसली वो एंगल क्या होगा 90 से कम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री वाली लाइन तो ये है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसके इधर जो भी लाइन बनेगी वो सारी की सारी लाइन जो एंगल बनाएगी इस एक्स एक्सिस के साथ वो क्या होगा 90 डिग्री से कम। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से ज्यादा बनता है और 180 डिग्री से कम होता है, क्योंकि 180 डिग्री तो ये वाली लाइन हुई ना पूरी, तो यहां पे आके 180 डिग्री पूरा हुआ, तो इसके अंदर जो लाइन होगी ना उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 डिग्री से ज्यादा और 270 से कम, और फोर्थ के अंदर 270 से ज्यादा और 360 से कम, और 360 से ज्यादा हुआ तो फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, क्लियर। तो ये चीजें ध्यान रखना
कि 90 डिग्री से अगर कोई कम एंगल हो तो वो कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, सेकंड के अंदर। अगर 180 डिग्री से एंगल ज्यादा है और 270 से कम है तो वो एंगल कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर कोई एंगल 270 से ज्यादा है बट 360 से कम है तो वो कहां लाई करेगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखना। एक चीज और समझो यहीं पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या माना गया है, पॉजिटिव। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है तो उसे क्या माना गया है, पॉजिटिव। इसको अभी समझेंगे क्वेश्चन से, कंफ्यूज मत होना, बस अभी से समझो। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उसे पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक, इन दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सबको नेगेटिव लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot को पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सबको नेगेटिव लेते हैं। फोर्थ के अंदर cos और sec को पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सबको नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? तो ये दो जो यहां पे मैंने क्वाड्रेंट के चार्ट बनाए, इन दोनों चार्ट को ध्यान रखना कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड के अंदर tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ के अंदर cos और sec पॉजिटिव। क्लियर? इसके अलावा बाकी फंक्शन नेगेटिव। तो इसको याद करने का एक तरीका भी है, क्या, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, तो ऐड में ए आ रहा है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। शुगर में एस आ रहा है तो एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव। टू में टी आ रहा है तो टी का मतलब tan और tan का ऑपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, cot, ये दोनों पॉजिटिव। कॉफी यानी सी आ रहा है, सी से कौन सा फंक्शन है हमारा, cos, और cos का ऑपोजिट क्या होता है, sec, यानी ये दोनों पॉजिटिव। तो याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक भी है। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे यही समझाया हुआ है, ये ना तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, साइन, cos, tan, cosec, sec, cot, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर? चलो अब इससे क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। मैंने यहां लिखा साइन 90 माइनस थीटा। अब ये टर्म लिखते ही तुम लोगों ने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे टर्म्स पढ़े होंगे, अदरवाइज इनके पास मैथ्स है और उन्होंने 11th में भी पढ़ा है ये टॉपिक। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा होता था बुक में, कॉस थीटा लिखा होता था। अब क्यों लिखा होता था इसको समझते हैं। साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा एक चीज और यहां पे ध्यान दो, अगर तुम्हारा कोई एंगल जो है वो 90 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल, 90 का मल्टीपल, 90 का मतलब π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 यानी 90 का मल्टीपल है, तो वहां पे जो तुम्हारा फंक्शन हो जाता है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पाई का मल्टीपल यानी 180, 360 ऐसा है, पाई है, 2π है, 3π है, तो जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शन विल नॉट चेंज, यानी जो है वो ही रहता है। फंक्शन विल नॉट चेंज। बात आई समझ में? अब यहां पे ध्यान दो कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होता है। तो साइन जो चेंज होगा वो कॉस में चेंज होता है, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। tan जो चेंज होता है वो कॉट में चेंज होता है, और कॉट किस में चेंज होता है, tan। कॉसेक जो चेंज होगा वो चेंज होता है सेक में, और सेक किस में चेंज होता है भाई, कॉसेक में। तो ये ध्यान रख लेना कि अगर एंगल 90 का मल्टीपल है तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर एंगल 180 का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है 90, तो 90 है तो तुम्हारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, ये जो बाहर साइन लिखा है ये चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होता है, देखो यहाँ पे कॉस में चेंज होता है, तो यहाँ लिखो कॉस,
और जो एंगल यहाँ है वही लिख दो थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद ये देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अभी हमने देखा ना 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में लाई करता है, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, इसलिए क्या आ गया प्लस का कॉस थीटा आ गया। क्लियर, बात आई समझ में। चलो एक और एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं। मैंने कहा मान लो यहां ले लो कॉस 90 प्लस थीटा, फिर से तुम्हें 90 दिख गया क्या, 90 दिखते ही कॉस चेंज हो जाएगा, 90 का मल्टीपल दिख रहा है तो जो भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये कॉस किस में चेंज होगा, तो अभी हमने देखा कॉस किस में चेंज होता है भाई, तो कॉस चेंज होता है साइन में, तो यहां लिखो साइन, और जो भी यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे साइन के साथ थीटा। तो उसके बाद देखो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन है कॉस, तो कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो यहां साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। क्लियर, बात आई समझ में। तो इस तरीके से ये जो हमने दो क्वाड्रेंट वाले फंक्शन समझे, इनका इस तरीके से यूज होगा। चलो एक दो और टर्म ले लेते हैं। मैंने कहा साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 दिख गया क्या, तो 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही रहेगा, और यहां एंगल थीटा है, थीटा लिख दो। उसके बाद देखो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन होता है पॉजिटिव, तो इसलिए यहां पे प्लस का साइन थीटा। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है भाई, 180 है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा रह जाएगा यहां पे। लेकिन ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड, और सेकंड में ये जो हमारा कॉस है वो क्या होता है नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा ये माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, बात आई समझ में। तो इस तरीके से राइट एंगल्स को हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको भी ध्यान दो। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो हो जाता है ना, वो हो जाता है तुम्हारा कॉस थीटा। ये चीज ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है, याद कर लेना। बाकी इसका रूल भी है क्यों होता है वो भी समझ लेंगे हम। ये तो हमने समझाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 पे है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे चेंज, तो साइन देखो कॉस में चेंज हो गया, कॉस हमारा साइन में चेंज हो गया, टेन हमारा कॉट में चेंज होगा। तो वही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अभी हमने समझे वही है, तो इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्या है, कुछ वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज तो चार्ट गिवन है, ये तुमने याद भी किया होगा, लेकिन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 यहां तक याद किया होगा। लेकिन इसके अलावा एक भी कुछ वैल्यूज दी हुए हैं, 120 135 150 180, ये सारी वैल्यूज भी दिए हैं, तो इन्हें भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूले क्या है भाई, सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एक फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी का एक और फॉर्मूला बनता है जिसमें हम माइनस कर देते हैं, साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने देखा। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है जिसे कहते हैं कॉस ए प्लस, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ठीक है। और जब इसमें बीच में माइनस लगा देते हैं यानी कॉस ए माइनस बी करते हैं, तो आ जाता है ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर, कॉस वाले में उल्टा होता है, कॉस ए प्लस बी हो तो बीच में यहां पे माइनस आ जाएगा, और कॉस ए माइनस बी हो तो बीच में यहां पे प्लस आ जाता है। लेकिन साइन में सीधा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला आता है टेन का, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है भाई टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन।
क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं कहूं tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर। तो ये मैंने यहां पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसका यूज कैसे होगा इन फॉर्मूले का वो भी मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई वैल्यू निकाल दो cos 75 की या sin 75 की या tan 75 की। अब 75 की वैल्यू तो देखो हमें नहीं पता ना, लेकिन एक बात बताओ, क्या मुझे 45 की वैल्यू पता है, क्या मुझे 30 की वैल्यू पता है ना। बस इससे हमारा काम हो जाएगा। cos 75 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 45 प्लस 30, क्या मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं, तो ये क्या cos a प्लस b वाले फॉर्मूले पे आ गया, क्या आ गया। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, उसको एक बार लिखें, क्या यहां लिखते हैं नीचे, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पुट करो, cos a है पहले, तो a क्या है 45, cos b cos 30 माइनस sin a यानी कि sin 45, sin b यानी कि sin 30। अब 45 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है, तो वो जब हम यहां पुट कर देंगे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 45 क्या होता है 1/√2 और sin 30 क्या होता है 1/2। सो सॉल्व करो, क्या आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। सॉल्व करा क्या आ गया √3 माइनस 1/2√2। उसके बाद रैशनलाइज करोगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, बात आई समझ में। इसी तरीके से जैसे मैंने cos 75 का, अब मैं तुमसे कह रहा हूं cos 15 निकालो, cos 15 की वैल्यू निकालो, तो बस तुम क्या करोगे cos 45 माइनस 30 कर दोगे, है ना। अब a माइनस बी का फॉर्मूला हो तो a माइनस बी के फॉर्मूले में क्या आता है प्लस, तो जहां पे तुमने ये माइनस किया है वहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्लियर, और तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। वैसे ही sin 75 की वैल्यू निकालनी हो ऐसे ही निकालेंगे, tan 75 तो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये तुम्हारे a प्लस बी से रिलेटेड फॉर्मूले। इसके अलावा जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है ना, उसको भी थोड़ा सा जान, यहां लिख देता हूं, sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, 2 sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a। बात आई समझ में। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले से जो हमें पता होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं और कुछ बेसिक ग्राफ हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम यहीं तक रखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और फॉर्मूले और ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो ग्राफ हैं जो फिजिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आज हमने जितना भी कॉन्सेप्ट समझा है उसको बहुत अच्छे से घर पे जाके रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके उस पर आप डाउट हमसे पूछ सकते हो, और कमेंट करके भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय।